अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, नवंबर का महीना गुजर गया, तैनाती हो गई, बट जो एक्सटर्नल अकाउंट का चैलेंज है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ वेदर और नॉट आईएमएफ प्रोग्राम कुड बी रिस्टोर्ड। पहले सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे उमैर नसीर से, ही इज़ द एनालिस्ट ऑफ द टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे नुमान अब्दुल मजीद, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट। उमैर नसीर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर, आपको याद होगा कि हमने चंद माह पहले आपकी जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस किया था एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। एक्सटर्नल अकाउंट भी गवर्नमेंट जो है उसके बारे में एक इम्प्रेशन था कि गवर्नमेंट मैनेज कर जाएगी। और सबसे बड़ी जो उस वक्त सिचुएशन एज अ मिसनॉमर हमने देखी थी, दैट वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ नवंबर, आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। और हम ये कह रहे थे कि एक वही चीज़ है जिसकी वजह से चैलेंजेस नज़र आ सकते हैं, बिकॉज़ जो नंबर्स प्रेजेंट कर रही थी गवर्नमेंट एक्सटर्नल अकाउंट के, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और वो कह रहे थे कि हमारी 33 बिलियन की लाइबिलिटीज़ हैं, मगर 36-37 बिलियन से ज़्यादा के इनफ्लोज हैं, कमिटमेंट्स हैं। आज कैसे देखते हैं सिचुएशन को आप? जी, सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का शुक्रिया। जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था, जो चीज़ें थी, स्टेट बैंक और गवर्नमेंट की तरफ से जो ओपिनियन हमें मिल रहा था कि हमें जो रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, उसके अगेंस्ट ऑप्शंस जो है वो हमें मिल जाएँगे। बट उस तरीके से शायद नहीं हुआ। जैसे हमने देखा था कि स्टार्ट ऑफ द ईयर स्टेट बैंक ने एक्सपेक्टेशन दी थी कि 16 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो जाएँगे। वो शायद होता हुआ बाय जून एंड वो होता हुआ शायद नहीं नज़र आ रहा। और उसकी कुछ रीज़न्स हैं। आपने देखा कि जो ग्लोबल मार्केट के हालात हैं और चैलेंजेस हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं। और उसकी वजह से न्यू डेट रेज़ करना वो थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है गवर्नमेंट के लिए। उसको देखते हुए जो इनिशियली सोचा गया था उस तरीके से चीज़ें प्लान आउट नहीं हुई। और अभी भी जो एक्सटर्नल अकाउंट के इश्यूज़ हैं, वो प्रिवेल कर रहे हैं। और जिसकी वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट भी उसका एक असर ले रही है और 41 से 41,000 की रेंज में ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। और आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट थी वो स्मूथली हो गई, ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी। बट चूँकि एक्सटर्नल अकाउंट के इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे कि शायद वो चीज़ थोड़ा-सा बैक बर्नर पे चली गई। ये बताएं उमैर के सबसे बड़ा जो मसला है सबकी नज़र में, वो आईएमएफ का 9th रिव्यू है। 7th और 8th रिव्यू की भी कुछ चीज़ें हैं जो आईएमएफ फ्रॉम टाइम टू टाइम पॉइंट आउट करता रहता है। आपकी नज़र में कितने हालात कंड्यूसिव हैं फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम? और ये जो एक 1.3 बिलियन या 1.5 बिलियन की ट्रांच है, ये आपको लगता है कि को मटेरियलाइज हो जाएगी ईयर एंड से पहले? देखें, इसमें इनिशियली तो ये एट द स्टार्ट ऑफ नवंबर जो है हमारा 9th रिव्यू शेड्यूल्ड था। बट उसमें हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डिलेज़ आए। आईएमएफ की तरफ से ये स्टांस रहा कि हमें जो अपना टैक्स टू जीडीपी का टारगेट है वो बेहतर करना होगा और उसके लिए न्यू टैक्सेशन मेजर्स लेने होंगे। क्योंकि आईएमएफ जो हमने पीडीएल के टारगेट सेट किए थे विद आईएमएफ, वो उनको पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो उस चीज़ पे थोड़ा-सा डिसएग्रीमेंट था जिसकी वज़ह से हमने डिले देखा। और लगता ये है कि आप दिसंबर आखिर में आपको पता है कि छुट्टियाँ होती हैं ईयर एंड पे। तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो एक ऑफ़िशियल लेवल जो टॉक्स हैं वो स्टार्ट नहीं हो पाई। तो ये हो सकता है जनवरी फरवरी तक ये जो है एक्सटेंड हो। और उसके बाद फिर हमें 1.1 बिलियन या 1 बिलियन से ज़्यादा की जो ट्रांच है वो रिसीव हो। सो अगर ये जनवरी के बाद फरवरी तक बात जाती है तो हम कह रहे हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन है डायरेक्शनल लेस मार्केट की, वो आपके ख्याल में इसी तरह की रह सकती है? और बिल्कुल, देयर बिल्कुल कैन बी ऐसे ही अदर है। ट्रिगर्स टू। बिल्कुल ऐसे ही है, बट एक चीज़ जो पॉज़िटिव होने जा रही है या उसकी एक्सपेक्टेशन है। अभी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन के हमारे पास जो सेफ डिपॉज़िट्स जो मैच्योर हो रहे थे दिसंबर में, वो दोबारा रोल ओवर कर दिए हैं। तो वो एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट थी। बट अब हुकूमती ज़राए ये कहते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे आर टॉकिंग ऑफ अनदर $4 बिलियन विद सऊदी अरेबिया जो ऑन टॉप ऑफ इट होगा। तो वो अगर आ जाता है फर्स्ट क्वार्टर में, वो एक हमारे लिए काफ़ी पॉज़िटिव हो सकता है और थोड़ा-सा आपको रिलीफ़ दे सकते हैं।
और आपको टाइम दे सकता है कि अगर आईएमएफ प्रोग्राम हमें जनवरी फरवरी तक भी मिलता है, तो वो हमें किसी हद तक कुशन प्रोवाइड कर देगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर हमें आगे जाते हुए चाइना की जो हमारे डिपॉज़िट्स हैं कमर्शियल बैंक से जो बोरोइंग है, वो भी $7 बिलियन की जो है मैच्योर हो रही है आपके सेकंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 23। तो उसकी भी रोल ओवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी देखना होगा कि वो कैसा रहता है। अच्छा, ये बताएं कि अगर इंटरनली जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो सेटल हो जाएं तो कितने चांसेस हैं कि विदाउट आईएमएफ प्रोग्राम हमें कोई फ्रेंडली कंट्री कोई लोन एक्सटेंड कर दे? नहीं देखिए आईएमएफ प्रोग्राम तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि चाइना और सऊदी अरेबिया की भी अब एक की कंडीशन होती है कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में रहें क्योंकि उससे एक डिसिप्लिन आता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है और चाइना भी जो है अमंग मेजर स्टेक होल्डर्स हैं आईएमएफ में तो उनकी भी ख्वाहिश यही होगी कि आईएमएफ प्रोग्राम के साथ कंटिन्यू करें बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब लेंडर्स के एंड पे भी ये थोड़ा-सा कंसर्न हमें नज़र आया है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो इन डिसीजन मेकिंग में स्लो डाउन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और दे आर कंसर्न कि वो किस गवर्नमेंट से बात कर रहे होंगे तो अगर जितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वो मेरे ख्याल से बेहतर होगी और अगर हमें कोई मिसाक जमहूरियत अगर हम साइन कर लेते हैं तो उसमें एटलीस्ट ये होगा कि कंसिस्टेंसी और पॉलिसी हमें नज़र आएगी जिसको सारे मेरे ख्याल से स्टेक होल्डर्स जो है वेलकम करेंगे। ओके, ग्रेट। उमैर, इस वक्त वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। आपके साथ बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। नाजरीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमें उमैर नसीर ने बताया कि एक्सटर्नल अकाउंट की जो मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा चैलेंज थी और आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है गो कि उसके बारे में कहा जा रहा था कि दैट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रेटेस्ट मिसनॉमर, बट वो चीज़ जब सेटल हो गई तो उसके बाद नज़र आ रहा है कि डिस्पाइट वी हैव गॉट अ न्यू फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम पीएमएल एंड गवर्नमेंट, वी आर अनएबल टू रिजॉल्व द चैलेंजेस ऑफ द एक्सटर्नल अकाउंट। और नज़र ऐसा आ रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो एक आध महीने तक फर्दर जो है वो रिस्यूम ना हो पाए और इस सिचुएशन में पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी, बिकॉज कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्ट लेड मॉडल को नहीं फॉलो कर रहा हो और वो सस्टेन कर पाए, बिकॉज दालों अजनास से लेकर पोल्ट्री की फीड तक तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो पोर्ट पर रुकी हुई हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज़ शॉर्ट ऑफ द डॉलर्स। जो एक अच्छी चीज़ उमैर नसीर ने बताई दैट वाज कि सऊदी अरब से एक्सपेक्टेड है कि वो 3 बिलियन की जो पुरानी प्लेसमेंट है उसको रिन्यू करने के अलावा भी हमें फ़र्दर लोन देने के बारे में सोच रहा है। सो उमैर नसीर, वेलकम बैक। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है कि $10 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि उनको 20 साल का टैक्स हॉलीडे दिया जाए रिफाइनरी के प्रोजेक्ट में और 7.5% की जो है वो ड्यूटी उसके ऊपर लगाई जाए। सो आपको लगता है कि ये कंडीशंस गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी या गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस ही नहीं है इस तरह की हार्ड कंडीशंस को एक्सेप्ट करे? नहीं, अगर आप देखें इसमें कि जो गवर्नमेंट रिफाइनरी पॉलिसी को फाइनलाइज़ कर रही है, तो उसमें यही प्रोपोज़ल्स जो है, वो मद्देनज़र रखे जाएँगे। एक तो 2 प्रोपोज़ल्स होते हैं, एक टैक्स हॉलिडे का और सेकेंडली जो डीम्ड ड्यूटी की प्रोटेक्शन है उसके बारे में एक डिमांड है फ्रॉम सऊदी गवर्नमेंट एंड ऑब्वियसली देयर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ कि हमें ये प्रोटेक्शन दी जाए ताकि क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक बिग टिकट इन्वेस्टमेंट है तो उनको ये श्योरिटी चाहिए होगी कि ये हमें इंसेंटिव्स मिले तब हम इसको जो है इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है कि ये चीज़ें देनी पड़ेगी क्योंकि हमारी एक तरीके से मजबूरी है। काफ़ी अरसे से हमने देखा है कि ये हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं बट रिफाइनरीज़ में अपग्रेड्स या तो स्लो आता है या वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है कि वो नहीं हो पाता। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि इनको इंसेंटिवाइज़ किया जाए ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। ओके, ग्रेट। आपके ख्याल में कोई मार्केट में
ट्रिगर्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आप कहें कि अब जो है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इंटरेस्ट आ सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? यू हैव अ व्यू ऑन दिस? बिल्कुल इसमें जो सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है वो हो सकता है कमोडिटी प्राइसेस का। हमने पिछले दिनों देखा है कि कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा-सा डिक्लाइन आना शुरू हुआ है। वो अगर होता है और इसमें सिग्निफिकेंट यहाँ से 20-25% तक अगर प्राइसेस कम होती हैं, तो वो हमारे ओवरऑल सेक्टर्स के लिए भी काफ़ी पॉज़िटिव होगा और जो आपकी इकोनॉमी पे एक प्रेशर आया हुआ है एक्सटर्नल अकाउंट पे, उसमें भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। और मुझे लगता है उस केस में मार्केट जो है थोड़ा-सा री-रेट हो सकती है क्योंकि आपकी जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है वो भी कम होगी। तो मेरे ख़्याल से ये सबसे बड़ा ट्रिगर होगा और बाकी जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल अकाउंट पे आईएमएफ और अगर हमें दूसरे फ्लोज़ मिलते हैं, तो वो जो है मेजर ट्रिगर हो सकता है। So where do you see the market closing at the end of year? अब हम ज़ाहिर है साल के आखिर के पास ही खड़े हैं, तो मुझे Yeah. लगता है कि अभी तो इसी रेंज में ट्रेड करेगी, बट आगे अगर ये ट्रिगर्स आ जाते हैं, अगर ऑयल प्राइसेस हमें कम होते हुए दिखती हैं और आईएमएफ और दूसरी एक्सटर्नल साइड पे हमें फ्लोज़ आते हैं, तो हमें लगता है कि ये 45,000 तक नियर टर्म में तो जा सकता है। री-रेटिंग के लिए ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट ये होगा कि जो हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है, वो बेहतर हो और अगर मज़ीद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते तो हमें मज़ीद इंडेक्स आगे जाते हुए नज़र आ सकता है। ये बताएं उमर कि जो खसारा है करंट अकाउंट डेफिसिट, दैट्स द मेन थिंग, और जो अगले 3 साल की पेमेंट लाइबिलिटीज़ हैं, दैट वी ऑल नो कि इसी तरह की टाइमलाइंस के साथ पेमेंट लाइबिलिटीज़ हैं 30 बिलियन और अबव। तो आगे के जो 3 साल हैं लॉन्ग टर्म में, हाउ डू यू लुक एट द थिंग्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? देखिए, अब जो हमारी एक्सटर्नल डेट का जो क्वांटम है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगले 3 साल में अगर हम करंट अकाउंट बिल्कुल मैनेज भी कर लेते हैं और उसको डेफ़िसिट मिनिमम भी कर लेते हैं, तो डेट रीपेमेंट्स का बोझ हमारे सर पे इतना है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहेगा। तो पाकिस्तान को किसी न किसी स्टेज पे डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना बट कैन पड़ेगा वी बी जिस तरह एग्जैक्ट ऑन दिस कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज़ीरो भी हो जाए तो अगले तीन जी, सालों तक आप कह रहे हैं कि हम जो कमा रहे होंगे वो सिर्फ जी। कर्जे पे करने में जा रहा होगा? आर वी ट्राइंग टू से बिल्कुल दैट? ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप हाउ अगर कम आर आईएमएफ वी के नंबर प्रोजेक्टिंग द इक्विटीज इन्वेस्टमेंट एंड सेइंग कि भाई इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म में? नहीं, उसमें देखिए सबसे बड़ी असम्पशन यही है कि जो हमें लगता है कि हमने जैसे 1998 में भी किया था, 1970s में भी किया था कि आपको जो है लोन अपने रीस्ट्रक्चर करने पड़ेंगे। जिसकी अगर आप मैच्योरिटी एक्सटेंड कर देंगे तो आपकी डेट रीपेमेंट्स का जो प्रेशर है वो डेफ़िनेटली कम होगा। और मुझे ये लगता है कि जो अब हमारे हालात हैं और जो तो वो इस तरह की सिचुएशन जो है ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती। मुझे लगता है सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना पड़ेगा और किसी न किसी स्टेज पे ये चीज़ें एड्रेस होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसी हालात के साथ चलते रहें और कोई डेवलपमेंट ना हो अदरवाइज़ तो फिर ये कंट्री फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ ही चला जाएगा। ओके, ग्रेट। सो आई अंडरस्टैंड यू आर नॉट वन ऑफ दोस्त जो इस चीज़ में बिलीव रखता हो कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है, बिकॉज 6 महीने की तो लाइन ऑफ साइट बड़ी क्लियर है, आगे 1 साल भी बिल्कुल, थोड़ा सा मैनेजेबल बिल्कुल। दिखता है। बट बिल्कुल। बट गिवन दीज सर्कमस्टांसेस, डू यू थिंक देयर आर स्टिल सम पिक्स जिसको लोग कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में? बिकॉज अगेन एंड अगेन हम बैंक्स की और फर्टिलाइज़र की बात करते हैं कि जहाँ पर जो डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड यील्ड है, वो स्टिल बीट कर रही है ये जो इंटरेस्ट रेट हैं, जो कि हमें दिख रहा है कि जी। 17 के आसपास भी स्टैंड करते हैं। सो यू वांट टू रेकमेंड सर्टेन सेक्टर और स्टॉक्स? बिल्कुल अब हमने जैसे देखा है कि हमारे यहाँ भी जो हमारी लास्ट बात हुई थी उसके बाद स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे तो लोकली भी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और अगर हम फेड को देख लें उन्होंने भी बढ़ाए हैं आज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अनाउंस किया कि वो इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ा रहे हैं तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो हम शायद इंटरेस्ट रेट रिवर्सल की जो बातें कर रहे थे वो टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया शायद उसमें मज़ीद हमें नज़र आएगा कि 2023 में भी इंटरेस्ट रेट थोड़े इन्फ्लेटेड रहे तो इन हालात में तो बेहतर यही रहता है
कि हम एडवाइस ये करते हैं कि जो है जो फिक्स इनकम के अलावा जो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हाई डिविडेंड यील्डिंग लो रिस्क स्टॉक्स में एक्सपोज़र लें, जिसमें आपको पता है कि बैंक्स की डिविडेंड यील्ड अच्छे होते हैं, फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है अच्छी डिविडेंड यील्ड्स ऑफ़र करता है। और थोड़ा-सा साइक्लिकल सेक्टर जो है उसमें एक्सपोज़र कम रखना होगा। एक तो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं और आपकी जो इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो जो लिवरेज कंपनीज़ हैं, उन पे फाइनेंस कॉस्ट इन्फ्लेटेड रहेगी। तो मेरे ख्याल से 2023 का भी थोड़ा-सा व्यू इसी तरह बनाना पड़ेगा। ओके, आखिर में मुझे ज़रा बता दें कि समवन हैज़ आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिगार्डिंग द ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के बारे में पीपल आर वेरी क्लियर कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस रहने जा रही हैं और ऑटो सेक्टर इसी तरीके से एक आध साल डल रह सकता है। इफ़ यू वर टू रिकमेंड समवन हु हैज़ गॉट अ पोजीशन इन द ऑटो सेक्टर, व्हाट शुड ही डू? किसी और सेक्टर के साथ एक्सचेंज करे, कुछ और करे? व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट? देखिए 2023 में भी ये लग रहा है कि 40-50% जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन है वो कंटिन्यू करेगी और ऑटो सेक्टर थोड़ा-सा प्रेशर में रह सकता है। अब उसके लिए बेहतर यही है कि वो अगर अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए दूसरे सेक्टर में स्विच करें, जो थोड़ा-सा आपको एटलीस्ट डिविडेंड यील्डिंग साइड पे अगर कुशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपका जो एक कैपिटल लॉस है उसको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि ऑटो सेक्टर में हमने ये भी देखा है कि आप ऑटो फाइनेंसिंग के नंबर्स भी देखें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप नज़र आ गया, जो कि स्टिल 30-40% ऑफ योर टोटल सेल्स कंट्रीब्यूट करती थी। तो मुझे लगता है कि ऑटो सेल्स भी ऑटो सेक्टर भी थोड़ा-सा इम्पैक्ट रहेगा और अगर ये ओपन मार्केट और इंटरबैंक का डिफरेंस कम होता है, तो फिर इनके मार्जिन्स में भी मज़ीद हिट आ सकती है। तो इस पे तो ख़ास तौर पे ऑटो सेक्टर पे थोड़ा-सा केयरफुल रहना चाहिए। उमैर नसीर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक और वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे नुमान अब्दुल मजीद और हम उनसे डिस्कस करेंगे चैलेंजेस ऑन द इकनॉमिक फ्रंट। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है नुमान अब्दुल मजीद। इनसे हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस और एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट मैनेजमेंट है, बिकॉज प्रीवियसली पिछले महीने तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो था वो आर्मी चीफ़ की तैनाती थी। थैंक्स टू ऑलमाइटी, तैनाती के बाद नज़र आ रहा है कि जो नए आर्मी चीफ़ हैं वो ख़बरों में नहीं आते, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो बाजवा की तरह अब बहुत एक्टिवली प्रोएक्टिवली जो है वो मीडिया में नज़र नहीं आते। दैट्स अ गुड साइन। बट क्या करें उस एक्सटर्नल अकाउंट का कि जो किसी से मैनेज नहीं हो पा रहा है। नुमान साहब, ओवर टू यू। हाउ डू यू लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन? कितनी ग्रिम है, कितनी मैनेजेबल है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक्सटर्नल अकाउंट की जो आपने बात की तो वन ऑफ द इंडिकेटर्स ये होता है डॉलर की सिचुएशन का कि इंटर बैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में जो है डॉलर का जो डिफरेंशियल कितना चल रहा है। और इस वक्त आप तकरीबन जानते हैं कि ये 25 से 30 रुपए के दरमियान जो है इसका इम्पैक्ट है, यानी 225 के ऊपर जो है 10 से 15% के दरमियान आपका जो रुपी है वो इंटर बैंक मार्केट का और ओपन मार्केट का फ़र्क चल रहा है, विच मीन्स कि योर रुपीज़ अंडर ओवर वैल्यूड बाई एटलीस्ट 10 to 15% अगर आप मार्केट फंडामेंटल्स के ऊपर जाएँ। तो ये तो एक चीज़ होगी। उसका इम्पैक्ट आपकी इम्पोर्ट्स के ऊपर भी है। आपकी इम्पोर्ट्स आप सस्ती किए हुए हैं टेक्निकली स्पीकिंग, चाहे वो ऑफिशियल इम्पोर्ट्स हैं जो भी हों। और आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको आपने ओवर वैल्यू किया हुआ है। अगर आपके रुपये नीचे जाएगा, करेक्ट पोजीशन पे आएगा, तो एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव होगी। तो बात ये है कि ये बड़े फंडामेंटल किस्म के एरर्स हैं और ये भी हमारे सामने है कि हर महीने एटलीस्ट बिटवीन, अगर हम इकॉनमी को फुल स्टॉप लगाने के बावजूद भी, 3 से 500 मिलियन डॉलर का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, विच मीन्स कि अब से लेकर और हमें जुलाई तक तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर चाहिए अपने करंट अकाउंट को मैनेज करने के लिए। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से हमेशा से ही इलेक्शन ईयर में एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है गवर्नमेंट्स का। ये पिछले 20-22 साल की हिस्ट्री है, सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट ने यही काम किया है कि तीसरे साल से वो आर्टिफिशियल ग्रोथ क्रिएट करने के लिए वो इम्पोर्टेड ग्रोथ पर जाते हैं और चौथे पाँचवें साल में, स्पेशली पाँचवें साल में जो है ओवर स्पेंडिंग होती है। अब नतीजा ये निकल रहा है कि बोरोइंग करके हम जो है, और पॉलिसी फ्रेमवर्क ना होने की वजह से ये चीज़ें अनसस्टेनेबल हो गई हैं। आप आईएमएफ के पास जाते हैं, जो कि ये भी हम जानते हैं कि आपका चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, हर बंदा इस वक्त आईएमएफ से लिंक इसलिए कर रहा है
कि किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि आपके पॉलिसी फ्रेमवर्क की कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर सके। राइट। फिर आईएमएफ एक ऐसा इदारा है, बीइंग अ ग्लोबल सेंट्रल बैंक या ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि वो उनके पास इकोनॉमिस्ट भी इतने मौजूद हैं कि वो इस चीज़ को देख सकते हैं कि एक कंट्री का पॉलिसी फ्रेमवर्क किस नहज पर जा रहा है। अब मसला ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो हर फाइनेंस मिनिस्टर का अपना एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है। पिछले 1 साल के अंदर हमारे मुल्क में 3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए, शौकत तरीन साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब और अब डार साहब हैं। और अगले 1 साल के अंदर यानी 6 महीने इस गवर्नमेंट के, फिर इंटरिम गवर्नमेंट और फिर नई गवर्नमेंट जो आएगी, अनदर 3 फाइनेंस मिनिस्टर आएँगे। अब जहाँ एक तो डार साहब खुद मौजूद हैं जो इस वक्त हैं, फिर आपका इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर होगा और फिर जो नया फाइनेंस मिनिस्टर होगा। अब नतीजा ये निकल रहा है कि अगर आपने एटलीस्ट 2 से 3 साल का जो आपका रिमेनिंग पीरियड है आईएमएफ का, उसके लिए अगर आपने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्री करना है, तो वो कौन करेगा? वो कि हमारे पास क्या कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो आईएमएफ से अगले 2 साल का पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्री कर सके? वो ऐसा कोई शख्स या ऐसा कोई पॉलिटिकल मैकेनिज़्म हमारे पास मौजूद ही नहीं है। हमने राइट। बारहा बात की आपके यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह की, उसका मकसद भी ये था कि आपके पास कोई, या तो अगर कोई फ़र्द वाहिद ना हो, तो कोई ऐसा इदारा मौजूद हो जो आलमी सतह पर आलमी हुकूमतों को और आलमी इदारों को इस बात को की यकीन दहानी करा सके कि जो बुनियादी मामलात हैं या की मैटर्स हैं, जिस पर इकॉनमी डिपेंड करती है, कम से कम उस मामले, उस हवाले से हमने अपना 2 से 3 साल का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया है। अब वो चीज़ हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। जब तक आप इस अगले 2 से 3 2 साल का एटलीस्ट आप फ्रेमवर्क नहीं देंगे आईएमएफ को या किसी को भी, आपको इंटरनेशनल मार्केट से पैसे नहीं मिल रहे। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो है, जो हमारी हिस्टोरिकल इलेक्शन ईयर स्पेंडिंग है, अभी आपके ज़हन में ये भी प्रपोजल आ रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो कोई स्पेशल पैकेजेस दिए जाएंगे, 300 से कम यूनिट की बिजली फ्री कर दी जाएगी वगैरह वगैरह। अब ये वो टिपिकल इलेक्शन ईयर की जो गिमिक्स हैं, ये इसका हमारा जो बजट है, हमारे जो एक्सटर्नल अकाउंट है, वो इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेड बेस्ड हैं। अब और इम्पोर्ट्स, हमारे पास इम्पोर्ट करने के लिए पैसा मौजूद नहीं है, आलमी बरादरी हमें पैसे देने को तैयार नहीं है, तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये सूरत ऐसी ही है कि इसका ग्रेड कैंसर होता है ना, ग्रेड 1, 2, 3, 4 जो राइट। होता है, एडवांस स्टेज कैंसर है। और जितना ज़्यादा कैंसर एडवांस स्टेज का हो जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट उतनी ज़्यादा पेनफुल भी होती है, मुश्किल भी होती है, और ये भी होता है कि ट्रीटमेंट के बाद भी मरीज़ के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। राइट। तो उस वक़्त हमारी इकॉनमी बिल्कुल एडवांस स्टेज कैंसर की सूरत हाल पर है। मुझे ये लगता है कि अगले जुलाई तक आते-आते, जब तक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, तो सूरत हाल सियासी तौर पर मज़ीद ख़राब हो गई होगी, माशी तौर पर हम और ज़्यादा ख़राब हो गए होंगे, और नतीजा ये निकलेगा कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बुनियादी तौर पर टेक्नोक्रेट्स की होती है या होनी चाहिए, तो उनके पास कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। तो राइट। ख़तरा इस बात का है कि डॉलर जो है, मज़ीद जो है तकरीबन 20 से 25% जो है रुपए के मुकाबले में ऊपर जा सकता है। बट व्हेन यू सेइंग कि 25 रुपए तो आज भी कम है, तो 25% के मानी ये हैं कि 32 33 रुपीज़, बट पीपल आर सेइंग कि डॉलर कुड क्रॉस 300 मार्क बिकॉज आपके पास जो पोर्ट पे सामान पड़ा हुआ है, दैट अकॉर्डिंग टू पीपल एंड सोर्सेज रन्स इनटू 2 to 2.5 बिलियन। 4 अरब डॉलर की अदायगियाँ जुलाई से पहले आज भी ऐसी हैं कि जो आप नथी नहीं कर पाए किसी एक्सटर्नल एंटिटी के साथ, फ्रेंडली कंट्री हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो। सो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ मैनेजेबल नहीं है? मैंने तो ये कहा ना आपसे, मैंने 25 रुपए तो इस वक्त चल रहा है ना, मैं राइट। इंटरिम गवर्नमेंट पर तक तो मैंने 25% कहा है मैंने। तो ओके। 25% का मतलब है कि एनीवे बिटवीन 50 टू 75 रुपीज़ का इम्पैक्ट जो है आप डॉलर के ऊपर देख सकते हैं, ओके। जो कि जनरल कहा जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जो बैकलॉग क्रिएट हो गया है, और देखिए सारा मसला जो है ना, मसला पैसों का नहीं है। हमारे यहाँ बात जो हो रही है पैसे कम है, मसला पॉलिसी फ्रेमवर्क का है, पॉलिसी कंटिन्यूटी का है। राइट। आप भी आज भी अगर आप एक 2 साल का इकोनॉमिक प्लान बना के दे दें, जो कि एक्सेप्टेड हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, जिसको आप किसी भी तरीके से उसको मैनेज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस को, चाहे तो आप पार्लियामेंट, मसला ये कि हमारे पार्लियामेंट से भी आधी पार्लियामेंट तो डिज़ाइंड है हमारी, तो राइट। पार्लियामेंट भी ज़ाहिर है किसी इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क को कैसे वेट करेगी। वरना राइट। तो ये है ना कि अगर ऐसी सूरत हाल हो, तो कम से कम पार्लियामेंट में एक पॉलिसी पैकेज लेके आएँ और उससे अप्रूव करवा लेंगे, भई जो है पार्लियामेंट ने अगले 2 साल के लिए इस पॉलिसी पैकेज को अप्रूव कर दिया, तो इंटरनेशनल मार्केट्स को एश्योरेंस हो जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट को ये मसला पैसे देने का नहीं है। इस वक्त आप यकीन माने कि हमारी कॉर्पोरेट्स भी हैं, जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड हो या प्राइवेट हो, वो भी इंटरनेशनल बोरिंग कर सकती हैं, बातें करना चाहती भी हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत सारी कॉर्पोरेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपेंशन प्लान्स जो हैं वो होल्ड पे डाल दिए। मसला सारा है पॉलिसी फ्रेमवर्क का, चाहे इंटरनेशनल लैंडर हो, इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, लोकल लैंडर हो या लोकल इन्वेस्टर हो, उन सबको एक 2 से 3 साल का रोड मैप चाहिए होता है कि जब हम पैसे लगा रहे हैं, जिस दौरान, जिस मुद्दत के लिए हम पैसे
किसी हुकूमत को दे रहे हैं तो हमें उसमें पता होना चाहिए कि इनका ये किस तरीके से उस पैसे को यूटिलाइज़ करेंगे और उसका पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होगा, जो बार-बार मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि मसला ये हो रहा है, अभी तो इंप्रेशन ये जा रहा है कि जो भी पैसे दिए जाएँगे इंटरनेशनल गवर्नमेंट से, वो इलेक्शन ईयर के इधर जो है खर्चों में और पब्लिक की सपोर्ट जीतने के लिए और वोट जीतने के लिए और एक आर्टिफिशियल इकोनॉमिक बबल क्रिएट करने के लिए खर्च कर दिए जाएँगे। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में किसी ने पैसे दुनिया में से दिन में देने आपको, कोई पैसा नहीं देगा आपको। तो बात ये है कि नज़र जो यही आ रहा है कि आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब होती जाएगी, क्योंकि इन डिसीजन मेकिंग है। गवर्नमेंट भी एडमेंट है कि हम किसी भी किस्म की कंसेशंस नहीं करेंगे और इंटरनेशनल इदारे भी जो हैं वो एक कंसिस्टेंसी चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पिछले साल 1.5 साल में 3-4 वज़राए ख़ज़ाना चेंज हो चुके हैं हमारे, और मुस्तकिल ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने वाले दिनों में भी 3-4 वज़राए ख़ज़ाना जो है आने वाले हैं, 3 तो एटलीस्ट आने वाले हैं अगले 1 साल के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम आम इंसान देख सकता है तो आलमी इदारों को भी पता है कि इस मुल्क के अंदर बेतहाशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बेतहाशा इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और किसी भी तरीके से पैसे देने का मतलब ये है कि हमें नहीं पता पैसे वापस आएँगे भी नहीं आएँगे। देखिए ओके, दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी को पैसे नहीं देना चाहता। वो कहते हैं ना, बैंकर्स उसी को पैसे देते हैं जिसको पैसे देने की ज़रूरत, जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं होती। या तो ये लोन है ना, बस कर्ज़ा आप उसी को देते हैं जिसकी रीपेमेंट कैपेसिटी हो। या कर्ज़ा आप इसलिए नहीं देते कि बंदा खा पी के फारिग कर देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये बताइए कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बारे में अब जनरली जो एनालिस्ट हैं वो अपना व्यू दे रहे हैं कि ये कम से कम 1 से 2 महीने आगे जा सकता है, बिकॉज़ दिसंबर की 15 आ गई, आज से हॉलिडे गॉट स्टार्टेड और जनवरी मिड तक जनरली हर चीज़ बंद रहती है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आईएमएफ का प्रोग्राम इमीडिएटली नहीं रिस्टोर होता, जो ट्रांच एक्सपेक्टेड है वो नहीं आती, तो फ्रेंडली कंट्रीज भी पैसे नहीं देंगे। हाउ डू यू लुक एट दिस प्रेजेंट सिचुएशन? देखिए, बात ये है कि जितना ये डिले होगा ये मामला, और आईएमएफ का जो ट्रांच होती है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, आपको पता है प्रोसीजर ये होता है कि स्टाफ लेवल नेगोशिएशंस होती हैं, उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूव करता है तो उसके बाद। अब हमने पिछले दिनों में ये देखा कि कई कई माह तक तो हमारी स्टाफ लेवल नेगोशिएशन चलती रही थी। उसके बाद एक आध महीना बोर्ड का, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का प्रोसेस होता है, जिसके बाद क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड रोज़ाना तो पाकिस्तान का लोन अप्रूव करने के लिए नहीं बैठता ना, कन्वीन नहीं होता। राइट, तो बात ये कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो है वो 1 से 2 महीने का प्रोसेस है जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का है। स्पेशली इन अ कंट्री व्हिच इज़ हाईली सेंसिटिव सिचुएशन, जिसका जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में कई मर्तबा जो है प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, नेगोशिएशंस जो हैं वो बहुत आगे पीछे हो चुकी हैं। तो ऐसी राइट। सूरत हाल में मुझे ये नज़र आता है कि ये 2 से 3, अगर हम अंदर बहुत स्पीड से भी जाएँ तो 2 से 3 महीने से पहले जो है ये आईएमएफ का प्रोसेस मुझे कंप्लीट होता नज़र नहीं आ रहा। हाउ अबाउट दिस पीडीएल के बारे में भी जो कहा जा रहा है कि आईएमएफ की कंडीशन हमने मीट नहीं की एंड दैट्स अ क्रिटिकल आइटम। आपको लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल मूव ली है कि हम 15 रुपये कम करने जा रहे हैं, वो कितना नेशनल इंटरेस्ट में है? देखिए, बात ये है कि इस वक्त आपके आईएमएफ के अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? राइट, आईएमएफ जब तक पैसे ओके आपके पॉलिसी फ्रेमवर्क को ओके नहीं करेगा तब तक आपको दुनिया से कोई भी पैसा नहीं देगा। और आईएमएफ जब तक, आईएमएफ का जो, अच्छा पीडीएल की आपने बात की ना, देखिए या बुनियादी चीज़ है आपका फिस्कल बैलेंस का, आपका फिस्कल डेफिसिट जो है एक सर्टेन लेवल में होना चाहिए, एक सर्टेन कंट्रोल में होना चाहिए। आप पीडीएल भी नहीं लगाना चाहते, आप जो है किसी आपका जो ट्रेडर सबका है उस पर टैक्स भी नहीं लगाना चाहते क्योंकि वहाँ से वोट मिलता है आपको। आप एग्रीकल्चरिस्ट पे भी टैक्स नहीं लगाना चाहते। राइट, अच्छा, जो जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट के में हैं, उनको ऑलरेडी इतना आप टैक्स कर चुके हैं कि बस उनका जिसम से खून निकाला रह गया है, जो आपका सैलरी तबका है या बिज़नेस तबका है। आपको पता है वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट टैक्स रेट्स है पाकिस्तान के अंदर। फिर ऑन टॉप ऑफ इट आपने सुपर टैक्स पे लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो कॉर्पोरेट्स की तो पूरी प्रॉफिटेबिलिटी आउट हो गई है। तो बात ये राइट। है कि जब तक आप नए एवेन्यूज़ जो है टैक्स से नहीं लाएँगे, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने का कोई तरीक़ेकार वज़ा नहीं करेंगे, तो आईएमएफ को आपने पीडीएल अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई अल्टरनेटिव देना होगा ना, कि भाई हम राइट, अपने टैक्स डेफ़िसिट को कंट्रोल करने के लिए यही इक़दामात कर रहे हैं। अब वो भी इक़दामात नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ये है कि इंटरेस्ट रेट मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी फर्दर चोक डाउन हो रही है। अब आईएमएफ की एक पॉलिसी से हम एग्री नहीं करते, ज़ाहिर है कि इन्फ्लेशन से उसको लिंक किया हुआ है, लेकिन बहरहाल जो पॉलिसी है सो है आईएमएफ की, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप आईएमएफ फ्रेमवर्क के अंदर हैं, आईएमएफ तो नहीं कहता ना कि आप आपसे पैसा आके लें। अपनी इकॉनमी को ठीक मैनेज कर लें और जो है क्या नाम है, आपको आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आईएमएफ के पास अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो वो लोन आपको आईएमएफ की कंडीशंस पे मिलेगा। ओके, आईएमएफ ग्रेट। आपकी कंडीशंस पे आपको लोन नहीं देगा। ओके, ग्रेट। नुमान साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे उमैर नसीर और नुमान अब्दुल मजीद। दोनों ने तफसील के साथ बताया कि इकनॉमिक फ्रंट पर जो चैलेंजेस हैं वो कहीं ज़्यादा बड़े हैं जितनी बातचीत की जा रही थी नवंबर में, और जितना चीज़ों को लिंक किया जा रहा था नवंबर की तैनाती से। आज का सबसे बड़ा मसला जो है वो इम्पोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं। पोर्ट के ऊपर अराउंड बिलियंस का जो सामान है वो हेल्ड हुआ है, और जिसकी वजह से वी ऑल नो कि हमारी इम्पोर्ट लेड इकॉनमी है, हमारा सिस्टम काइंड ऑफ चोक हुआ है। कहने में ये भी आ रहा है कि डाउन द रोड 2 to 3 मंथ्स IMF का जो प्रोग्राम है वो रिज्यूम नहीं हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं शायद वो भी पाकिस्तान को जो है वो कर्ज़ा ना दे सकें। एंड बिकॉज ऑफ दैट होगा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त डॉलर की सिचुएशन है, जो इस वक्त महंगाई की सिचुएशन है, वो अबतर हो सकती है। जो एक सेक्टर है, एक पर्टिकुलर एरिया है जिसने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है, दैट इज़ द शुगर इंडस्ट्री की तरफ से अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान जो है वो शुगर एक्सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फॉरेक्स के अकाउंट में थोड़ा सा ईज़ फील होगा, और पाकिस्तान में जो फॉरेक्स के चैलेंज है वो थोड़े से कम होंगे। दूसरी जो बेहतरी की सिचुएशन है दैट इज़ इन द बैंकिंग सेक्टर। वी ऑल नो कि बैंकिंग सेक्टर इज़ थ्राइविंग, डूइंग गुड, बिकॉज के इंटरेस्ट रेट जो है वो 16% के आसपास हैं। और कहा जा रहा ये है कि जो डार्क की थ्योरी है स्टैंडर्ड, वो ये है कि जो लोकल डेट है उसको पहले मैनेज करें, और लोकल डेट में जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म बोरोइंग है उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में किया जाए, और उसका रास्ता एक ही होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान ने जो है वो 17% से ज़्यादा देखे हुए हैं। सो पाकिस्तान में ये एक नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सा साइकिल है, बट अगर सियासी हालात ठीक हों तो गवर्नमेंट एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट को 17-18% से ज़्यादा ले जाकर PIBs में 20 साल की प्लेसमेंट करके जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं आए दिन के उसको मैनेज कर सकती है। और जब इतना फिस्कल स्पेस मैनेज हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो एक्सटर्नल डेट की तरफ जा सकती है। और जो कर्ज़े हैं उनको जो डार्क की स्टैंडर्ड थ्योरी है वो लॉन्ग टर्म के लिए रोल ओवर करा सकती है। हमने देखा शौकत अज़ीज़ ने अपने वक्त में 40 साल के लिए कर्ज़ों को रोल ओवर करा के जो पासा था मईशत में चैलेंजेस का उसको पलट दिया था। अभी भी नज़र ये आ रहा है कि जो डार्क की थ्योरी है उसमें लोकल डेट मैनेजमेंट के बाद कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग है, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स जो है वो एक्सटर्नल मार्केट में, बाहर के मार्केट में उसके ज़रिए पैसा रेस करेगी, और जो महंगे कर्ज़े हैं उसको सस्ते कर्ज़ों में कन्वर्ट कर देगी। देन वी कुड थिंक ऑफ कि साल में चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, बट आसान नहीं है, बिकॉज़ अगला साल इलेक्शनियरिंग का साल है जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि वो पैसे लगाए। अब समझ में नहीं आता कि अगर IMF स्पेस नहीं देगा तो ये सारे काम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब कैसे कर पाएंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।